Okay, a very good morning to all of you. Let us discuss some homeworks before we move ahead with the further questions. Check करो RM2. Everyone please check RM2. First question क्या था? RM2. What was the question? किधर है? ठीक है. Company P and Company Q are having same earnings before tax. ठीक है. However, margin of safety of company P is 0.20 and for company Q it is 1.25 times. ठीक है. तो अगर कंपनी P का MOS 0.2 है, कंपनी P का ऑपरेटिंग लेवरेज उसका रेसिप्रोकल रहेगा और कंपनी Q का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 1.25 टाइम्स आउट ऑफ कंपनी P. सो 0.2 का 1.25 कितना होता है? 0.2 इंटू 1.25 0.25. सो प्लीज चेक कंपनी P का MOS 0.2, कंपनी Q का MOS 0.25. ठीक है. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है क्वेश्चन में? द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ कंपनी P इज 1,50,000. कंपनी P का इंटरेस्ट 1.5 लाख है. कंपनी Q इज 1/3 लेस देन दैट ऑफ कंपनी P. तो कंपनी Q का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 1.5 लाख कंपनी P का माइनस 1/3 ऑफ 1.5 लाख. सो कंपनी Q का इंटरेस्ट जो है वो आना चाहिए तुम्हारा 1 लाख. द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी Q इज 1 लाख रुपीज. ठीक है. 1.5 लाख और 1 लाख. फिर क्वेश्चन तुम्हारे पास भी है ना क्वेश्चन? तो खोला ना, मैं क्यों बार बार स्किप ये कर रहा हूं. फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ कंपनी P इज 4. तो एफएल ऑफ कंपनी P इज 4 एंड फॉर कंपनी Q इट इज 75% ऑफ कंपनी P. तो 4 का 75% कम्स आउट एज 3. पीवी रेशियो जो था 25% एंड 33.33%. टैक्स रेट इज 45%, 45%. गुड. गिवन इन्फॉर्मेशन लिखा है पहले. थैंक यू. बना था इनकम स्टेटमेंट. तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए अपने को इन्फॉर्मेशन किसका दिया था? वी न्यू इंटरेस्ट 1.5 लाख है और यहाँ पे इंटरेस्ट 1 लाख का है. आई थिंक ये इतना ही इंफॉर्मेशन दिया था अपने को. हाँ, एफएल काफी था. तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, कंपनी P का ईबीआईटी चेक करो 2 लाख एंड कंपनी Q का ईबीआईटी 1.5 लाख. आया सबका? गुड. Once you get EBIT, you can get contribution by operating leverage. So contribution of company P 10 lakh, contribution of company shit. 2 मिनट होगा चालू. क्या कर सकते? अरे 3% बैटरी फिर कैसे शट डाउन होता है ये साला? अरे यार वो हट गया रहेगा सब. नहीं रहेगा. इतना तो बैकअप, हाँ इतना तो दिमाग है. तो चेक करो. कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी P इज 10 लाख, कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी Q इज 6 लाख. सेल्स ऑफ कंपनी P 40 लाख, सेल्स ऑफ कंपनी Q 18 लाख. वेरिएबल कॉस्ट 30 लाख. वेरिएबल कॉस्ट वो 12 लाख की 1 लाख 20 है. ये ऐसा चलेगा नहीं है. अगर गलत हुआ है तो एक ही गलत करो, ऐसा ओवर राइटिंग मत कर प्लीज. फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख, 4 लाख 50. फाइनल चेक करो. अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 27,500, 27,500 दोनों का सेम है. नंबर ऑफ शेयर्स दिया नहीं था, ईपीएस निकाल नहीं सकते. ठीक है. इट वाज अ गुड क्वेश्चन. बस इधर का उधर खेलना था. नेक्स्ट, मंचाव एंड नूडल्स RM4. चेक करो RM4. आई थिंक सेम था, इसके जैसा ही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से. ठीक है. तो लेट मी जस्ट फाइनली चेक अप द फाइनल आंसर्स. सेल्स 21 लाख 2,10,93,750. करेक्ट है. 1,08,00,000. ठीक है. करेक्ट है यार. पैट चेक करो. 77,500, 945,000. सही है. ठीक है. इफ दिस इज ओके देन गुड. आई होप एवरीवन हैज डन द होमवर्क. होमवर्क नहीं करोगे प्रैक्टिस आएगा नहीं, कभी भी इसके ऊपर ग्रिप बैठेगा नहीं. होमवर्क गलत जाना है, गलत जाओ, इट्स ओके. E14 चेक करो.
ठीक है, तुमको एक इनकम स्टेटमेंट दिया था और यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज वी हैव टू फाइंड आउट सर्टेन थिंग्स। अब ये मुझे डिस्कस करना है, प्लीज जरा ध्यान दे देना। E14, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट समथिंग विच कैन ट्रबल यू। ठीक है, सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, दैट इज 3 टाइम्स। देन अपन निकालते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज EBIT अपॉन 1.33 times, and combined leverage, that is 3 into 1.333, that is 4 times. First of all ये अपन निकाल सकते हैं using the concept of leverage, find out percentage change in taxable income. Taxable income मतलब जिसके ऊपर टैक्स निकाला जाता है, that is profit before tax. Now the question, does it give you tax rate? Does the question give you number of shares? The answer is no. पहले अगर टैक्स रेट नहीं है तो ये PBT ये क्या है, पैट है, और नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी नहीं है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, ये पैट को डायरेक्टली अपन कंसिडर कर सकते हैं, वी कैन रिलेट इट विद व्हाट, अर्निंग पर शेयर। तो क्वेश्चन ऐसे पढ़ो, अब समझेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ EBIT इंक्रीजेस बाय 10%। ईपीएस और EBIT का रिलेशन कौन दर्शाता है, फाइनेंशियल लेवरेज। सो इफ EBIT इंक्रीजेस बाय 10%, how much the EPS increases? 10 into 1.333, that is 13.33%। चेक करो सबका ये आया है क्या, 13.33%। ठीक है, अब अगर इसको वेरीफाई करना है, वी कैन वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करेंगे, EBIT को 10% से बढ़ाओ, तो EBIT जो यहाँ पे 1 लाख है, इट विल बिकम 1,10,000। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन एट 2 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 3,10,000। अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% का है, अच्छा अपन नीचे क्यों जा रहे हैं, अब देखो नीचे जाना है ना, सॉरी ऊपर क्यों जा रहे हैं अपन। इंटरेस्ट इज 25,000, सो योर PBT इज हाउ मच, 85,000। इफ यू डू 85 minus 75 upon 75 into 100, चेक करो, आर यू गेटिंग 13.33%। 10 upon 85 into 10 upon 75, sorry, into 100, 10 upon 75 into 100, 13.33%। So this is how you verify your answers। ठीक है, तो चेंज इन पैट या PBT is 13.33333%। वेरिफिकेशन किधर है, वेयर आर द वेरिफिकेशन मार्क्स विल, अरे नीचे लास्ट लाइन पढ़ना क्वेश्चन का, ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट्स ईच ऑफ द अबव केस। ऑन पेज नंबर 43 E14, verify the results. So you have to verify the results by doing long cut technique. It's okay, चलता है। Next, percentage change in EBIT if sales increase by 10%। सर EBIT और सेल्स का रिलेशन कौन दर्शाता है, ऑपरेटिंग लेवरेज, ACL, ऑपरेटिंग लेवरेज। सो ऑपरेटिंग लेवरेज 3 था। इफ योर EBIT increases, if your sales increase by 10%, चेक करना EBIT increases by 30%। And last, percentage change in taxable income. Again, taxable income is PBT, but tax दिया नहीं तो PBT is PAT. Number of shares दिया नहीं है तो I can replace PAT by EPS. So percentage change in EPS if sales increase by 10%. EPS and sales का relation कौन दर्शाता है, combined leverage. Combined leverage was 4. If sales increase by 10%, your PAT or taxable income increases by 40%। ठीक है, वेरिफिकेशन यहाँ पे जरूरी था, अगर नहीं किया है इट्स ओके, बट एग्जाम में प्लीज क्वेश्चन ध्यान ढंग से पढ़ना। ठीक है, ये होमवर्क और पिछले वाला होमवर्क मैं तुम्हारे ग्रुप पे सेंड करता हूँ, सो दैट इफ समवन हैज नॉट डन द होमवर्क या कहीं पे डाउट है तो प्लीज चेक कर लो। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो अभी अभी पूछ लो। नेक्स्ट वाज व्हाट, E15, गीताश्री, नहीं E15 घाणेरडे अक्षर, घाणेरडे अक्षर नहीं, घाणेरडा कैमरा। आईफोन है ना तेरे पास, पक्का ना। चलो E10, हाँ E10 में तुम लोग गलत गए रहेंगे। E10 was a different and a good question. First let me discuss E10. There's a high probability that some of you might have gone wrong in E10. दिखने को क्यूट है बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीवी रेशियो दिया था, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, लोन दिया है 1,25,000 का, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट इज
5.6%. नाउ प्लीज रिमेंबर वन थिंग, यहां पे दिया कौन सा इंटरेस्ट रेट है? पोस्ट टैक्स, मतलब टैक्स काटने के बाद वाला इंटरेस्ट रेट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, you have EBIT here, you deduct interest, you get EBT, and on this EBT you levy taxes. Now when you levy taxes on EBT, what is happening? You're taking the advantage of interest. So let us say, अगर मैं तुमको बोलूं hypothetically, अगर EBIT 1 लाख है, मैं बोलता हूं इंटरेस्ट एक लोन है 2 लाख का, इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट है, तो 2 लाख का 8% कितना होगा? 16,000. और ये काट के 84,000 पे मुझे बताओ टैक्स एट द रेट 20% है, तो टैक्स कितना रहेगा? 84 का 20%, 16,800, एंड देयरफॉर योर पैट आ जाएगा तुम्हारा जो भी है वो. ठीक है, कितना है? 67,200. नाउ व्हाट इफ देयर वाज नो इंटरेस्ट, और फॉर दैट मैटर व्हाट इफ देयर वाज नो टैक्स, नो इंटरेस्ट? 1 लाख का, ये हटना, 1 लाख का एबीआईटी है, मैं बोल रहा हूं अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो प्रॉफिट कितना हो गया? टैक्स कितना होगा? सो व्हाट इज योर पैट? 80,000. अब मुझे बताओ टैक्स में सेविंग कितना हुआ? बिकॉज देयर इज अ इंटरेस्ट, there is a saving in tax, and you see without interest you are paying 20,000, with interest you are paying 16,800. So what is your saving? 3,200. Do you know what is the 3,200? Do you want to see the reconciliation of this 3,200 on your calculators? 16,000 interest का 20% करो, 16,000 interest, 20% tax. So on this interest, your tax shield or tax saving is 3,200. तो अगर तुम चेक करोगे your effective interest is 16,000 which you are paying, but तेरे को ये 3,200 का बेनिफिट मिल रहा है, yes or no, in the form of savings of tax. So 16,000 interest you are paying and you are getting a benefit of 3,200. So how much is your effective interest? 12,800. If your effective interest is 12,800 for a loan amount of 2 lakh, what is your effective interest rate? Effective interest rate is 12,800 divided by 2 lakh into 100, 6.40%. On your calculators, do one thing. 8 minus 20%, 6.4. तो जो 8% का इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर 20% का टैक्स शील्ड मिलता है, मतलब माई इफेक्टिव इंटरेस्ट इज नॉट 8%, इट इज जस्ट 6.4%. ये 6.4% को बोलते हैं पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट. This 6.4% is called as post tax interest rate. समझ लेना फिर से कहानी. There are two cases. केस 1 ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अंडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सेम टेबल रहेगा तुम्हारे बुक्स में, आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए समझ लेना इधर से. ईबीआईटी दोनों केसेस में 1-1 लाख का है. डिफरेंस क्या दोनों केसेस में? इन द फर्स्ट केस देयर इज अ इंटरेस्ट, इन द सेकंड केस देयर इज नो इंटरेस्ट. सो 16,000 का इंटरेस्ट है, तो मेरा पीबीटी कितना हुआ? 84,000. इसके ऊपर 20% का टैक्स कैलकुलेट करूंगा विच इज 16,800, एंड पीबीटी पैट मेरे को अभी चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है. सेकंड केस में भी ईबीआईटी कितना है? 1 लाख है. सेकंड केस में हुआ क्या है? सेकंड केस में देयर इज नो इंटरेस्ट. सो इफ देयर इज नो इंटरेस्ट, माय टैक्सेबल इनकम इज 1 लाख. उसके ऊपर आई पे अ टैक्स ऑफ 20%. सो अ कंपनी इफ इट हैज टेकन डेट, it gets a benefit in the form of tax saving on interest. क्या बोला मैंने? If a company takes debt, it is able to take tax benefit. उसको बोलते हैं tax shield. Shield is a benefit basically. Tax shield on the interest on debt amount. What is that tax shield? The difference of tax without interest or without loan and tax with loan. दोनों का difference कितना है?
3,200. So company is taking a tax shield of 3,200 by taking a loan. So कंपनी को 16,000 का इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करना है, बट ये 16,000 के इंटरेस्ट कॉस्ट में कंपनी इज रिकवरिंग 3,200 इन द फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग्स. आउटफ्लो 16,000 का इंटरेस्ट है, 3,200 का इनफ्लो है, किसके फॉर्म में? टैक्स सेविंग के फॉर्म में. सर मतलब हम अपने को गवर्नमेंट के 3,200 का पैसा देगी क्या? वापस नहीं देगी बेटा, तेरे को उतना कम टैक्स भरना पड़ेगा. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैश आउटफ्लो अवॉइडेड. क्या बोला मैंने? कैश आउटफ्लो अवॉइडेड. मतलब क्या? यू आर अवॉइडिंग पेमेंट टू सम पर्सन, इट इज एज गुड एज कैश इनफ्लो. कैश आउटफ्लो अवॉइडेड is as good as cash inflow, and cash inflow avoided is as good as cash outflow. You are avoiding the outflow of 3,200 in the form of tax savings. मतलब this is nothing but your inflow. तो 16,000 का interest outflow, 3,200 का interest tax inflow. So your net interest is only 12,800. Post tax तुमको सिर्फ 12,800 का इंटरेस्ट बेयर करना है. 12,800 का इंटरेस्ट बेयर कर रहे हो ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 2 लाख. सो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 6.4% पोस्ट टैक्स. अब ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है. तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है? पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट दैट इज गिवन टू यू एज 5.6. मतलब इसमें ऑलरेडी टैक्स बेनिफिट लिया गया है. अब तुम करोगे क्या? अगर तुम लोगों ने, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन, यार हटना, ऊपर नीचे करता हूं. अगर मैं यहां पे बोलूं मेरे केस में ईबीआईटी 1 लाख का था, ठीक है. अब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था? 2 लाख. सो 2 लाख का प्रिंसिपल था. अगर मैं ये 2 लाख के प्रिंसिपल को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दैट इज 6.4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है टैक्स? 12,800 आता है. बचा कितना पीबीटी? 1 लाख क्यों बोली तू? 87,200. 87,200. वेरी गुड. ये ईबीटी में से इंटरेस्ट फाइनेंस करना है माते. गुड मॉर्निंग. तो दिस इज योर पीबीटी 87,200. इसके ऊपर अगर तुम फिर से 20% का टैक्स कैलकुलेट करो कितना होता है? 87,200 20%, 17,444. Now if you calculate tax on this amount, you are doing a double taxation. क्यों? इंटरेस्ट तुम ले रहे हो पोस्ट टैक्स और फिर से उस इंटरेस्ट पे और डिडक्शन क्लेम कर रहे हो. दिस इज अ केस ऑफ डबल टैक्सेशन. सो इसीलिए अगर तुमने इस केस में ऐसा किया, सर लोन अमाउंट 1,25,000 इंटू 5.6%, कितना आता है? 1,25,000 इंटू 5.6%. So if you have taken interest as 7,000, I'm sorry, your answer will be wrong. तो 7,000 का इंटरेस्ट लेंगे नहीं, तुमको निकालना पड़ेगा पहले प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट. 5.6% इज पोस्ट टैक्स. टैक्स रेट कितना दिया है? किधर दिया है? हाँ सॉरी, 30%. ठीक है. मतलब दिस 5.6 इज करस्पॉन्डिंग टू 70%. आफ्टर टैक्स है ना ये, मतलब 70% रहेगा. तो 100% कितना होगा? 8% is your pre-tax interest rate. So what you had to do is, अगर तूने रेक्टिफाई किया है क्या मिस्टेक कल का कि है मिस्टेक ये रहने दे, अच्छी बात है. ठीक है. सो ये इंटरेस्ट जो है यहाँ पे गलत है बिकॉज ये कैलकुलेट किया गया है ऑन 5.6%. ठीक है. बट 5.6% इज पोस्ट. पोस्ट मतलब इट इज 70%. प्री 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 70% एंड देयरफॉर आई गेट हाउ मच? 8%. Everyone please tell me, have you understood how this 8% is derived? And second, have you understood the logic behind this 8%? Logic is important. मैकेनिकल काम मत करो. लॉजिक समझा क्या? वो बोलो कि हमने पोस्ट टैक्स क्यों नहीं लिया, प्री टैक्स क्यों लिया. अगर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट लोगे ना तो क्या होगा मालूम है क्या? सेम इंटरेस्ट का 2 बार टैक्सेशन होगा, विच इज रॉन्ग. सो इसलिए यहां पे इंटरेस्ट जो है इट विल नॉट बी 7,000, इट विल बी 2 लाख इंटू 8%, दैट इज 16.
अच्छा, लोन कितने का है? 1,25,000 का है। 2 लाख मेरे ही एग्जाम्पल पर अटका हूं मैं, इंटू 8%, 10,000। सो 10,000 का इंटरेस्ट है। अब लुक एट द हरामी एग्जामिनर, इफ यू गेट द इंटरेस्ट रॉन्ग यू विल गेट ईबीआईटी आल्सो रॉन्ग। वाई? तुमने एफएल यूज किया रहेगा नीचे। इट्स ओके, अगर मिस्टेक अभी किया है तो एग्जाम में क्लिक होगा कि ऐसे माती नहीं खानी है। हाँ फिर गया फिर। यू शुड डू मिस्टेक्स। हाँ फिर ठीक है ना। सो टेल मी हाउ मच इज अर ईबीआईटी? अरे यार क्या रोती है, ठीक है ना, दिखना चाहिए ऐसे कट कट। तो ईबीआईटी इज हाउ मच? 30,000। इफ योर ईबीआईटी इज रॉन्ग योर कंट्रीब्यूशन विल आल्सो बी रॉन्ग। इट्स ओके, चलता है, मिस्टेक करो। आई वॉन्ट टू गाइस टू डू मिस्टेक्स। इधर जितना आती खाना है खाओ, एग्जाम में नहीं खाओगे। हाँ पहले नीचे का भर देता हूँ ना। 6,000 का टैक्स पे किया है, तो पैट इज 14,000। नंबर ऑफ शेयर्स इज 700। व्हाट इज ये? अच्छा पी रेशो क्यों गलत है? नंबर ऑफ शेयर्स, ओ ओके ओके, ठीक है ठीक है, मतलब पी रेशो दिया था, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। 21,000 इज फिक्स्ड कॉस्ट, 51,000 इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन 60 आया था ना। डेडली 30,000 बोलो तो फिर सेल्स इज 2 लाख। ठीक है एवरीवन, जिसने गलत किया था क्या तुमको समझा कहाँ पे गलत किया है? वो मानते हैं, समझा है क्या? ठीक है, पी रेशियो इज 10, एमपीएस, अच्छा ईपीएस तो चेंज होगा नहीं, ईपीएस इज 14, सो नंबर ऑफ शेयर्स आर 1,000 इज योर नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट पहला वाला था इनकम स्टेटमेंट, एंड सेकंड योर नंबर ऑफ शेयर्स इज 1,000। आई थिंक इतना ही था कल का होमवर्क। ठीक है, कल का और परसों का दोनों का होमवर्क आई एम गोइंग टू सेंड ऑन द ग्रुप, यही पीडीएफ एज इट इज भेजता हूँ। हाँ परसों का वही था मैडम, भेजा तूने मेरे को। एफएम 4 पेज में हो गया तेरा होमवर्क? नहीं कम नहीं हुआ, मेरे को लगा। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, सॉरी 3 होमवर्क ही थे ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वही सोचा 3 होमवर्क 4 पेज में है। अरे मेरे को लगा 6 होमवर्क का आज ही है, क्या भूल गया मैं। नहीं रे, अक्षर अच्छे वही था तेरे, तेरे भी अच्छे है, बट तेरा कैमरा क्वालिटी घटिया था। ये तेरे अक्षर है क्या? हाँ, ये तेरा है क्या होमवर्क? मेरे को वही लगा, उधर ब्लू पेन है इधर ब्लैक पेन कैसे आया? बेशरम। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 15? ठीक है, ठीक है चलो, इफ यू रीड क्वेश्चन नंबर 15 वंस। क्वेश्चन नंबर 15, किधर गया? ठीक है, सो तुमको बैलेंस शीट दिया था, ठीक है, तुमको इनकम स्टेटमेंट दिया था, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज एट करंट सेल्स if all operating expenses other than depreciation are variable cost. See, depreciation is a fixed cost when you follow SLM and WDV method. बट अपन ने फाउंडेशन में एक मेथड किया था घटिया सा, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, याद है क्या?
production units method depending on the number of units produced, your depreciation changes, that is variable. ठीक है, वो नहीं आएगा, टेंशन मत लो. ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स दिया तुमको 3,40,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उनने बोला है कि अदर देन डेप्रिसिएशन सारे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है. सो 1,20,000 में से 60,000 का क्या है, वेरिएबल कॉस्ट. सो सेल्स माइनस 60,000 विल गिव यू कंट्रीब्यूशन. फिक्स्ड कॉस्ट इज हाउ मच, 60,000 is itself your fixed cost, that is depreciation. So therefore you will get contribution minus fixed cost, EBIT. EBIT same रहेगा, the only thing we require is contribution. EBIT is 2,20,000. So check करो, operating leverage 1.2727, financial leverage 1.375, combined leverage 1.7499. अगर ऐसा है ना लावण्या और महिता, तुम 1.75 लिख सकते हो. हाँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू टेक, यहाँ पे दिस विल डिफर. चलेगा, ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सेकंड रिक्वायरमेंट था, अगर सेल 20% से बढ़े या 20% से गिरे तो ईपीएस में क्या चेंज आएगा. ठीक है, अब मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन ने बोला नहीं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज तो प्रिपेयर फुल फॉर सेफ साइड. तो चेक करो ईपीएस. अच्छा, क्वेश्चन ने पूछा तो व्हाट विल बी न्यू ईपीएस. ओके, तो नया ईपीएस चेक करो 1.755 एंड 0.845. आया है क्या ये? 1.755 एंड 0.845. ठीक है, देखो से लगाया है, क्या लगाया है? अच्छा, इस इनकम में यू स्किप्ड कंट्रीब्यूशन. ठीक है, इट्स ओके. तो यार फाइनल आंसर 1.755 एंड 0.845 नए ईपीएस. ठीक है, फिर कौन सा था? वही बोला ना मैंने इसलिए लिख के दिया था ना कि जब तक क्वेश्चन खुद होके ना बोले यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज, फुल प्रिपेयर करना. अगर आप अपन लेवरेज का कंसेप्ट यूज करते हैं, हाँ, बिकॉज आंसर किस हमारे मालूम है क्या? If you use the two methods, why the answer coming same? Because combined leverage is a round figure 1.75. इससे पहले होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसमें अलग अलग आया था. क्यों? बिकॉज उसमें राउंड नहीं था, उसमें वो धरा उसका पकड़ के चला था. यहाँ पे और कंबाइंड लेवरेज इज 1.75. सो मुझे बता, अगर तेरे सेल्स 20% से इंक्रीज हुए, योर ईपीएस विल इंक्रीज बाय 20 इंटू 1.75. कितना होता है ये? 35%. योर एग्जिस्टिंग ईपीएस, अच्छा 1,04,000 का पैट था, 1,04,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स वाज 80,000. सर एग्जिस्टिंग ईपीएस वाज हाउ मच? 1.3. अब 1.3 प्लस 35% करो. 1.3 प्लस 35%, 1.755 एंड 1.3 माइनस 35%, 0.845. सो यहाँ पे मैच क्यों हो रहा है? बिकॉज द फिगर ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज इज अ राउंड फिगर, उसमें आगे कोई डेसिमल्स नहीं है. नेक्स्ट कौन सा था? 19th was a very simple question. जस्ट एक जगह पे केयरफुल होना था. टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया था, उसमें हैड टू बाइफरकेट बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. कैसे कल समझाया था? वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, फिक्स्ड कॉस्ट 70,000, वेरिएबल कॉस्ट 225. चेक करो रे, 1,40,000, 20,000 एंड 15,000. सही है? तो प्लीज टेक द फाइनल आंसर. पैट 78, 183 एंड 39. 78,000, 183 एंड 39,000. सही है? परफेक्ट. ओएल चेक करो. ओएल 1.417, 1.3636, 1.2307, 1.3076, 1.2622, 1, 1.8459, 1.7211, 1.2307. सर यहाँ पे FL1 क्यों आया? अगर FL1 आया है इट इज बिकॉज इसमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है. ठीक है, कमेंट करना नहीं था तो चलेगा. लास्ट क्वेश्चन नंबर 25. ओके, दिस वाज द सेम क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए था और एग्जाम में आया था. चलो देखो, पहले बेस केस ईपीएस इज 25.2. बेस केस जो एग्जिस्टिंग केस दिया था उसका ईपीएस 25.2 आया.
ठीक है, ये माते OLCL किधर है? कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ लेवरेजेस, ऑपरेटिंग लेवरेजेस, बोलो। हाँ, और बेटा ऑपरेटिंग, लेट जा रहा है वो, नहीं वो लेट जा रहा है, बोलो ऑपरेटिंग लेवरेज चिल्ला के बोल भाई। 1.38 times. 1 point financial leverage 1.03 times और combined 1.42 times. 42 टाइम्स, सही है। OL, FL एंड CL। फिर डिटरमिन द लाइकली लेवल ऑफ EBIT if EPS is 1, 3 एंड 0। अब मेरे को देख के समझ रहा है, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज मेरे को 100% 1.38 के आगे कुछ रहेगा, तो इसीलिए चेक करो योर, क्या पूछा था? EBIT पूछा था ना माते, सिर्फ EBIT पूछा था, तूने पूरा कंप्लीट किया, यू कुड हैव स्टॉप्ड यहीं पे, ये क्यों किया तूने? सर क्योंकि बाकी का ईपीटी भी लगेगा ना फिर कैलकुलेट करने के लिए। नहीं मेरे को ये नहीं समझा, मेरे को, मैंने क्या बोला, मैंने बोला था यू, हाँ मैं ये ऊपर का नहीं चाहिए था बोला मैंने, ठीक है ना, किया, इट्स ओके। अरे ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। EBIT 18,000, 38,000, 8,000, सही है, चलो। तो ऊपर में इसमें कंट्रीब्यूशन लगने वाला था ओवेल के लिए, नहीं निकालना ही नहीं था, अपने को सिर्फ सेकंड सिचुएशन में EBIT बोलना था कि EPS अगर इतना इतना है तो EBIT कितना है। तो और एक क्वेश्चन हाँ ईपीएस का और एवरेजेस तो कैलकुलेट करना था ना, उसको तो ओवेल लगेगा ना। नहीं नहीं ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या, ए रिक्वायरमेंट था कि बेस केस का OLFL CL निकाल, बी रिक्वायरमेंट था अगर EPS अलग ले तो EBIT कितना होगा उतना, तो वी कुड हैव स्टॉप्ड यहीं पे। अब ये भेजता हूँ, रुको मैं, बनाने में इतना टाइम हाँ बट एग्जाम में नहीं मालूम ना रे, एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, अभी कैपिटलाइजेशन चालू भी नहीं हुआ है, एक बार वो चालू, ये एफएम पे क्वेश्चन नहीं SM नहीं है, SM पकड़े मत, SM हट, इतना वाहियात सब्जेक्ट है ना SM, थियरी है रे, आई हेट थियरी फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ माय हार्ट, इंटरेस्टिंग है बट थियरी है अल्टीमेटली। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 13 ऑन पेज नंबर 23। अब कुछ जो क्वेश्चंस बचे अपन ऑर्डर वाइज जाते हैं, अभी बीच बीच में उड़े को मारने को। We do question number 13, come to page number 23। ठीक है, प्लीज चेक द क्वेश्चन। Tokyo Limited is considering the purchase of one of the two manufacturing companies, X Limited or Y Limited. Both the companies have total assets of 30 lakh। The financial data is as under, income statement दिया है X Limited Y Limited का, sales less COGS, selling admin expenses, depreciation and EBIT। Ultimately the question gives you EBIT, बट अपने को आगे जाके निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग लेवरेज, सो मुझे कंट्रीब्यूशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना है वो मेरे को चाहिए, जो ये जो है इनकम स्टेटमेंट में वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, बट नीचे क्वेश्चन ने बोला है कॉस्ट ब्रेकअप। जो सीओजीएस है ना, जो सीओजीएस है 45 लाख और 45 लाख का, उसमें से एक्स लिमिटेड के लिए सीओजीएस जो वेरिएबल है वो 18 लाख का है, और वाई लिमिटेड के लिए जो सीओजीएस वेरिएबल है वो कितना है 36 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल 4,80,000 और 4,80,000 है, उसमें से एक्स के लिए वेरिएबल है 3 लाख और वाई के लिए वेरिएबल है 3 लाख। तो क्वेश्चन ने तुमको दिया है डायरेक्टली टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्स लिमिटेड 21 लाख, फॉर वाई लिमिटेड 39 लाख। तो 60 लाख के सेल में से अगर 21 लाख का वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, आई विल गेट व्हाट, कंट्रीब्यूशन। अब जाहिर सी बात है फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात करूं तो सीओजीएस में एक्स और वाई के लिए 45 माइनस 18 करो, 45 लाख माइनस 18, 27 lakh of COGS is fixed for X and 45 lakh minus 36 lakhs, 9 lakh, 9 lakh of COGS is fixed for Y।
यहां पे कॉस्ट ब्रेकअप में वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या कि ये जो सीओजीएस है 45 लाख, उसमें से 18 लाख वेरिएबल है, डिफरेंशियल 27 लाख फिक्स्ड है। यहां जो सीओजीएस 45 लाख का है उसमें 36 लाख वेरिएबल है, 9 लाख क्या है, फिक्स्ड है। हाँ वही करूंगा करूंगा करूंगा, नीचे लिख रहा हूं। सेलिंग एक्सपेंसेस 4,80,000 टोटल है, जिसमें से 3 लाख वेरिएबल है, तो डिफरेंशियल 1,80,000 क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। एंड सेम गोज विद द सेकंड केस, यहां पे भी 1,80,000 क्या है, फिक्स्ड है। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी एडमिन एक्सपेंस की बात नहीं की है, तो अगर एडमिन एक्सपेंस की बात की नहीं है तो मैं ये एडमिन एक्सपेंस को भी क्या मानूंगा, फिक्स्ड मानूंगा। 1,80,000 यहां पे और 3 लाख यहाँ पे, और डेप्रिसिएशन तो खैर वैसे भी फिक्स्ड ही होता है, 2,40,000 और 1,80,000। सो ये है तुम्हारा ब्रेकअप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब वैसे ये फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना जरूरी है नहीं। क्यों जरूरी नहीं है, बिकॉज तुमको तुमको मतलब है सिर्फ कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन में क्या करो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो, और ईबीआईटी तुमको ऑलरेडी अवेलेबल ही है। सो टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज अपने को क्या करना है, अच्छा नहीं, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फिर करना पड़ेगा। फिर भी अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, ऑलरेडी ईबिट दे रखा है, तो इतना तो हाँ डिफरेंस डालेंगे ना। हाँ, वही डिफरेंस डालेंगे। एंड कंप्यूट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। पहले तो रिक्वायरमेंट ये है, टोक्यो लिमिटेड विशेस टू बाय द कंपनी विद अ लोअर डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज ऑपरेटिंग रिस्क। तो जहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज कम रहेगा अपन वो धंधा पकड़ेंगे। वी विल बाय दैट बिजनेस वेयर ऑपरेटिंग लेवरेज इज लोअर। Advise which company should be purchased assuming sales increase by 30%, sales increase by 30% and additional sales generate a 10% return on sales before interest and tax. So tell me one thing, this 10% return of sales is what? This is 10% return on sales before interest and taxes, मतलब this is your EBIT. तो अगर याद है तो अपने को 3 इनकम स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। पहला बेस इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इनकम स्टेटमेंट वेयर सेल्स इंक्रीज बाय 30%, एंड थर्ड इनकम स्टेटमेंट वेयर सेल्स इंक्रीज बाय 30% बट ईबीआईटी इज डिफरेंट। सेकंड केस, ये केस ए और केस बी में फर्क क्या है? केस ए में ये फर्क है कि क्वेश्चन ने बोला है सेल्स इंक्रीज बाय 30%। अगर सेल 30% से बढ़े, वेरिएबल कॉस्ट 30% से बढ़ेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट उतने रहेंगे, और ईबीआईटी भी जो है उतने ही प्रपोर्शन में आएगा जितने प्रपोर्शन में तुम्हारे सेल्स है। सेल्स में ये, अब सेकंड केस में तो क्वेश्चन नहीं बोला है कि द एडिशनल सेल्स मतलब क्या, एग्जिस्टिंग सेल्स कितने हैं, 60 लाख। 60 लाख इंटू 30% कितना होता है, 18 लाख। जो 18 लाख के एडिशनल सेल्स है उसके ऊपर 10% का ईबीआईटी आएगा। तो 18 लाख इंटू 10%, तो 1,80,000 का एक्स्ट्रा ईबीआईटी आएगा एडिशनल सेल्स पे, और जो ओरिजिनल 60 लाख के सेल्स है उनपे 6 लाख का ईबीआईटी ऐसे रहेगा, 5,40,000 का ईबीआईटी ऐसे ही रहेगा। तो अगर याद है कल अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन किया था जिसमें ऐसा ही था कि एडिशनल सेल्स विल जनरेट इतना इतना रिटर्न, तो अपन ने एग्जिस्टिंग रिटर्न पकड़ा था ईबीआईटी का और एडिशनल निकाला था। सेम क्वेश्चन है, तीनों स्टेटमेंट में अपने को क्या निकालना है अल्टीमेटली, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इसलिए अगर अपना केस क्वेश्चन जो है वो ईबीआईटी तक खत्म हो जाएगा, आगे की जरूरत नहीं है। यू वांट टू जस्ट कैलकुलेट व्हाट, ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज नॉट इन द स्टडी मटेरियल, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड व्हेन दिस चैप्टर यूज्ड टू बी इन सीए फाइनल, 2008 की बात है। बट नेवरदलेस कुछ भी आ सकता है आजकल। आजकल 2008, 2002, 1990 किधर से क्वेश्चन पूछते हैं साले। पेज नंबर 23। ठीक है, पर्टिकुलर्स, बेस केस, sales increase by 30%, and next sales increase by 30% and additional sales
10% return, and additional sales give you 10% return. There's a difference between case B and case A. दोनों केसेस में डिफरेंस है. वाई लिमिटेड का भी अलग से बनाना पड़ेगा. हाँ, उसमें बनाएंगे दोनों एक्स और वाई. इसमें तो पर्टिकुलर का कॉलम छोटा रखना थोड़ा. नहीं, मतलब 20 केस में तो फिर भी आपको एक्स या वाई एक तो करना पड़ेगा ना, मतलब दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों इसमें बनाएंगे. दोनों जो है दोनों इसमें फिट करेंगे अपन. 20 केस दोनों कम है भाई, जुड़ा समझाता हूँ. हाँ, 4 कॉलम बना. 4 नहीं. पर्टिकुलर सब में 2 बनेंगे क्या? हाँ जी. हाँ, गंदा इसमें आ रहा है ना. अरे सेव टाइम ना. अपन ये इसमें क्यों जाएंगे. नहीं, ये फिर से सब लिखना पड़ेगा ना रे. सेल COGS वगैरह. मैं सुना कल तुमने कपिल सर को डराया. देखा भी, हाँ. लाइव देखा नहीं, लाइव नहीं देखा, बाद में दिखाया मेरे को. मेरे को डराने आए थे ये. अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं हुए. मंसूबे मतलब इंटेंशन हिंदी में. XY XY XY. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ए फिक्स्ड कॉस्ट दिखाना पड़ेगा. इनकम स्टेटमेंट बनाया तो दिखाना तो पड़ेगा ना एटलीस्ट. EBIT. इतना बड़ा क्यों बनाया मैंने फिर इनकम स्टेटमेंट. ये बेस के साथ तो लिख सकते हो. सेल इज 60 lakhs. ये क्या है, क्यों त्रास दे रहा है ये. 60 lakhs. 60 lakhs. वेरिएबल कॉस्ट कहाँ देखोगे. वेरिएबल कॉस्ट का सेकंड टेबल देखो. टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है एक्स का 21 lakhs और वाई का 39 lakhs. 21 lakhs कंट्रीब्यूशन 39 lakhs एक्स का, 21 lakhs वाई का. पर्टिकुलर सा कॉलम कितना बड़ा बनाया रे तूने. वो नंबर चिंगू चिंगू जैसे लिख रहा है. ए नहीं चलेगा ऐसा. नहीं तो एटलीस्ट समझ तो एग्जामिनर को. यहाँ तक आए सब लोग. अब फिक्स्ड कॉस्ट सेपरेटली ढूंढने की जरूरत नहीं है. वैसे कैसे ढूंढना है, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा टोटल इन सब का. बट देयर इज अ शॉर्टकट व्हिच यू कैन अप्लाई. क्या शॉर्टकट. EBIT मालूम है कितना है. 6 लाख का EBIT यहाँ पे है. 5,40,000 का EBIT यहाँ पे. तो जाहिर सी बात है डिफरेंस क्या रहेगा. फिक्स्ड कॉस्ट. कौन बोलेगा. फिक्स्ड कॉस्ट मैं ढूंढ लूंगा. 33 लाख. दूसरे को तुम बोलो, वो जरा गंदा कैलकुलेशन है. 15 लाख. छोड़ो. 15,16,000. 60 है. क्या 8 है.
15 लाख 60 लिखा है और बोल 16,000 है। तो 60 है कि 16 है? 60 ही है ना? हाँ, 15,60,000. इट्स ओके, टुडे आई डिडंट हैव टी इन द मॉर्निंग. तुमको आदत लगेगी क्या चाय की? लगेगी, बहुत जल्दी लगेगी. चाय, कॉफी, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू. मजाक कर रहा हूँ. बट चाय एंड कॉफी आर द बेसिक थिंग्स. डन. सो ये बेस था. ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? बोलो फिर. फर्स्ट केस में कितना है ऑपरेटिंग लेवरेज? 6.5. नेक्स्ट 3.89. कंक्लूजन लास्ट में लिखेंगे, बट बेस केस के देखने जाए तो वाई लिमिटेड का ऑपरेटिंग लेवरेज कम है. मतलब वाई लिमिटेड में ऑपरेटिंग रिस्क कम है. कंपनी को वही बिजनेस परचेस करना है जहां पे ऑपरेटिंग रिस्क कम है. वाई में. ठीक है. अब केस ए देखो, सेल्स इंक्रीज बाय 30%. बस. तो जो 60 लाख का सेल है वो 30% से बढ़ाओ. 78 lakhs of X and 78 lakhs of Y. Tell me, variable cost जो है, variable cost as a percentage of sales remain the same. So if your sales increase, variable cost will increase by the same proportion. So variable cost भी 30% से बढ़ाओ. 27,30,000. And next case 50. हाँ, हो सकता है ना. 50,70,000. तू मेरे को डिफरेंस बोल रही है क्या रे? कंट्रीब्यूशन बोल रही है तू मेरे को? हाँ, यहाँ पे 50,70,000 एंड यहाँ पे 27,30,000. वेरिएबल कॉस्ट को भी 30% से बढ़ाना है. फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा. 33 lakhs एंड 15,60,000. So therefore EBIT 17,70,000, 11,70,000. वोयल. Contribution upon EBIT 1.5 एंड नेक्स्ट 536. ठीक है, 5354 ले ले माते. 2.86. नेक्स्ट. तो अगले का बोल रहे थे क्या? 27. नहीं, 2.6 वो भी नहीं. ठीक है. चलो, दिस इज गुड. सेकंड केस, सेल्स इंक्रीज बाय 30%. तो सेल तो 7 रुका ए, इसका 30% मत लो. एग्जिस्टिंग का 30% है, इसका 30% ले गया. नहीं तो हाँ, 78 lakh and 78 lakh. Can you see a last line of the question? Variable cost bear a linear function of sales. मतलब क्या? अगर सेल 30% से चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी 30% से चेंज होंगे. अगर ये नहीं दिया रहता लाइन तो मैं करता. तो आंसर सब सेम आएगा ना? सेम नहीं आएगा रे नमूने. 27,30,000 का वेरिएबल कॉस्ट रहेगा यहाँ पे और 50,70,000 का वेरिएबल कॉस्ट रहेगा यहाँ पे. वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम. contribution will be same 50,70,000 एंड उधर 27,30,000. सर फिर क्या मजाक कर रहे हो? खत्म कर लो ना. सुनो, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हारा बदलेगा. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बदलेगा उसके लिए अपन वर्किंग नोट करेंगे. वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर थर्ड केस. रुक जा. फॉर थर्ड केस एक्स एंड वाई, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना है? Existing EBIT is 6 lakhs of Y and 6 lakh of X and 5,40,000 of Y. क्वेश्चन ने बोला है एडिशनल सेल्स जो है कितने? 60 ओरिजिनल था, 78 नए, मतलब एडिशनल सेल्स आर 18 लाख. दैट 18 lakhs will generate 10% रिटर्न ऑन सेल्स. तो
EBIT जो है तो इंक्रीज इन EBIT, जो एडिशनल 18 लाख के सेल है वो 10% कंट्रीब्यूट करेंगे EBIT को, मतलब 1,80,000 एंड 1,80,000. So your total EBIT will be 7,80,000 and 7,20,000. 7,80,000 and 7,20,000. So go up and write down EBIT 7,80,000 and 7,20,000. So fixed cost will be balancing figure 42,90,000 20,10,000. So last केस का ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो. 6 पॉइंट 3.79 ठीक है. वाई का ही कम है. Now you might wonder, sir, fixed cost change कैसे हुए? There can be multiple reasons for changing fixed cost. मैंने एक रीजन बोला था उसमें इन्फ्लेशन. अगर इन्फ्लेशन है तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो सकते हैं. ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट चेंजिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड वेरिएबल कॉस्ट चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन, दोनों अलग अलग है. ठीक है. तो यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़े वो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़े, और कुछ नया जगह रेंट पे लिया रहेगा, ये लिया रहेगा, वो लिया रहेगा. ठीक है. अपने को क्या करना है? सो यू हैव टू बी केयरफुल. यहाँ पे पहले EBIT आएगा और फिक्स्ड कॉस्ट विल कम एज बैलेंसिंग फिगर. क्वेश्चन वैसे छोटू सा था बट इट इन्वॉल्व्ड अ बिट ऑफ ब्रेन. बड़ा क्वेश्चन देख के डर सकते हो बट ठीक ठाक क्वेश्चन था. तीनों ही केसेस में y का ऑपरेटिंग लेवरेज कम है तो जाहिर सी बात है विल सिलेक्ट y. कौन लिखेगा? मैं लिख के दूं कंक्लूजन? है नरेटिव उसमें. ठीक है. चल, तो तुम क्या रिकमेंडेशन में कि इन एवरी केस बी लिमिटेड शुड बी सिलेक्टेड एज इट हैज लोअर ऑपरेटिंग लेवरेज. लोअर ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब लोअर बिजनेस रिस्क, लोअर बिजनेस और लोअर ऑपरेटिंग रिस्क. क्वेश्चन नंबर 14 यू कैन स्किप. इट इज अ वेरी कंसेप्ट लॉन्चर जैसे कैटेगरी का क्वेश्चन है. 2 EBIT है, एक में इंटरेस्ट है, एक में इंटरेस्ट नहीं है. यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन नंबर 14. इफ यू सी व्हाट द क्वेश्चन इज, शो द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ऑन EPS. जो मैं तुमको एक लगा था कंसेप्ट लॉन्चर की, फाइनेंशियल लेवरेज से EPS कैसे बढ़ते हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये. 2 केसेस दिया है, एक EBIT 2 लाख है, एक EBIT 4 लाख है. टोटल फंड्स 10 लाख के रिक्वायर्ड है. 2 प्लान्स है. एक प्लान में ये 10 लाख अपन 100% इक्विटी शेयर्स लेने वाले, एंड सेकेंड प्लान में ये 10 लाख में से 50% इक्विटी एंड 50% डेट ऑफ 15%. टैक्स रेट इज 40%. सो क्या होगा, पहले ये जब EBIT 2 लाख का रहेगा तो अपन प्लान ए में क्या होगा, प्लान बी में क्या होगा इवेल्युएट करेंगे. EBIT 1 लाख का होगा तब प्लान ए और प्लान बी इवेल्युएट करेंगे. बड़े बड़े के उसका ये था. सो इसलिए बोला यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, नॉट इंपॉर्टेंट. अगर करना है कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चंस को मैं डालूंगा अंडर द कैटेगरी ऑफ DIY, डू इट योरसेल्फ इफ यू विश. होमवर्क नहीं है, अगर करना है कर सकते हो.
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ. 15 हुआ है अपना, मतलब होमवर्क था. 15 डिस्कस भी किया ना हम लोगों ने अभी. डन. क्वेश्चन नंबर 16. A firm's sales variable cost and fixed cost amount to 75 lakhs, 42 lakhs and 6 lakh respectively. क्या चिंगूस क्वेश्चन है साला. जगह बचाने के लिए एक ही लाइन में दिया है. सेल इज 75 lakh, वेरिएबल कॉस्ट इज 42 lakh, फिक्स्ड कॉस्ट इज 6 lakhs. It has borrowed 45 lakh at 9% rate of interest and the equity capital totals to 55 lakhs. Tell me one thing, borrowing कितना है 45, equity कितना है 55. How much is the total capital employed? Capital employed is 45 का debt, 55 का equity, that is 100 lakhs or 1 crore. What is the firm's ROI? ROI मतलब लिखो वहां पे, return on investment is same as return on capital employed as far as this chapter is concerned. The small difference क्या है रेशियो एनालिसिस में आएगा. What is firm's ROI? ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या है ROC का फॉर्मूला? इट इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. करेंगे ठीक है. डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? ओके, एक एक करते जाते हैं. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट, एक एक फिर इंडिविजुअल टैकल करते जाते हैं. क्या क्या है? नहीं भागले क्या, मैं नहीं बनाना इन्वेस्टमेंट येड़ा है का. अरे नहीं ना साला, OL FL CL निकालना. अरे बट टैक्स रेट किधर है क्वेश्चन में? फिर तो एटलीस्ट मेरे को EBIT तक तो बनाना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है. एसेट लेवरेज क्या है सर? ये तो है ही नहीं. पढ़ता हूँ. ठीक है, पर्टिकुलर्स. सेल्स क्वेश्चन ने दिया है 75 lakhs. मैं सारे कैलकुलेशन लैक्स में कर रहा हूँ. You can do in full if you want. I want to do in lakhs. Sales 75 lakh less variable cost 42 lakhs. Therefore, you get what? Contribution 33 lakhs. Contribution 33 lakhs. Fixed cost 6 lakhs. And therefore, you get EBIT as 27 lakhs. EBIT 27 लाख है. उसमें से अपन इंटरेस्ट फाइनेंस करेंगे. इंटरेस्ट 45 lakhs का बोरोइंग है, इसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट. 4.5. अच्छा 4,05,000 है क्या? 4.05 फिर. Therefore, you get EBT as 22.95. 22.95 lakhs is your EBT. EPS की जरूरत भी नहीं है. EPS कहाँ निकालना है? नहीं निकालना है. EPS की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट टैक्स भी जरूरत नहीं है, बिकॉज टू लेवल फॉर्मूला यूज नहीं करना, सिंगल फॉर्मूला यूज करना है. हो गया. फर्स्ट रिक्वायरमेंट ROI और ROC. ROI और ROCE is EBIT upon capital employed. Into 100. EBIT is 27. Capital employed is 100 into 100. So your लिखना पड़ता है रे. ROCE is 27%. हाँ, सेकंड वाला अच्छा है. Does the firm have a favorable financial leverage? याद करो मैंने लाइन बोला था, financial leverage will work as long as return on capital employed is more than what?
interest on debt. Interest you're paying at 9%, ROCE is 27%. So therefore, this is a favorable financial leverage. Since return on capital employed 27% is greater than interest on debt 9%, the company has favorable financial leverage. The company has a favorable financial leverage. कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे पॉइंट मिलेगा? फाइनेंशियल लेवरेज के डिस्कशन में जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, it will benefit as long as interest on debt is more than ROC. फिर क्वेश्चन ने पूछा है, if the firm belongs to an industry whose asset turnover is 3, what is the formula of asset turnover? Turnover upon asset. So turnover upon asset is how much? 3. किसका? If a firm belongs to an industry, मतलब industry average, ये firm, let us say this firm is in a cement business, तो cement industry as a whole, industry मतलब group of firms, तो average industry का asset turnover ratio है 3 times. क्वेश्चन ने पूछा है does it have a high और low asset leverage, मतलब सिंपल सी चीज है, अपने को ये फर्म का asset turnover ratio निकालना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा इंडस्ट्री के asset turnover ratio से, फिर अपन बोल सकते हैं कि वो हाई है कि लो है. अगर फर्म का 3 से ज्यादा आया हाई, 3 से कम आया लो. एसेट लेवरेज मतलब वहां पे लिखो asset turnover ratio itself, asset turnover ratio. asset turnover ratio नेम इज मिसलीडिंग, पहले ऊपर असेट्स नहीं आएंगे, पहले ऊपर टर्नओवर आता है. सर टर्नओवर है, असेट नहीं है. टर्नओवर है, असेट नहीं है. कॉमन सेंस टेल्स मी if this is a balance sheet, the liability side of balance sheet and asset side of balance sheet is always equal. यहाँ पे you have equity as 55 lakhs, you have debt as 45 lakhs, so balance sheet liability side total is 100. तो जाहिर सी बात है असेट भी कितना रहना चाहिए? 100. हाँ बट ऐसा एग्जाम में प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं. देखो यहाँ पे टोटल असेट्स, आई एम इग्नोरिंग करंट लायबिलिटी है, वो इग्नोर कर सकता, उसके बिना नहीं कर सकता सॉल्व में. टोटल असेट्स of the company is equals to total capital employed, is equal to total capital employed, that is debt plus equity. Debt 45, equity 55, so total 100 lakhs, and you have turnover of how much? 75. बहुत कम है साला. Total asset turnover ratio is turnover upon total assets. Turnover is 75, assets are 100, this is 0.75. It is much below than the 3. तो लिखो firm has low asset leverage. Firm has low asset leverage. क्या होता है ये asset leverage? We'll understand in the chapter of ratio analysis. इधर तुम करने का, डी में नहीं कर रहा अभी, डी तुम करो. What are OL, FLCL? रुक जा लिखने तो दे मेरे को. OL बोल कितना है? 1.22, FL 1.17, CL 1.23. 43 ले ले. प्लीज चेक किया रहे क्या अप्रोक्सीमेटली.
डन। हो गया। नेक्स्ट ट्रैक करो रे। इफ सेल्स ड्रॉप टू 50 लाख रुपीज, व्हाट विल द न्यू ईबीआईटी बी? डोंट यूज द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज। व्हाई? क्वेश्चन ने बोला नहीं है। एंड सेकंड, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1.222222 1.2222 आ रहा है ना? हाँ, तो इफ यू हैव टू यूज लेवरेज, यू हैव टू टेक 1.2222 अंटिल पुणे स्टेशन। कर सकते नॉर्मल भी करो, जैसे करना है वैसे करो। न्यू ईबीआईटी निकाल के दो मेरे को। क्या हुआ है? सेल 50 लाख हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज। क्या नया ईबीआईटी? नया ईबीआईटी 40.7 नया ईबीआईटी बोल रहा है दादा। ड्रॉप टू, ड्रॉप बाय नहीं, ड्रॉप टू मतलब 75 का 50 हो गया, 50 से गिरा नहीं। शाबाश। 16 lakhs. ओके। परसेंटेज बोल कितना है चेंज, परसेंटेज चेंज इन सेल्स? परसेंटेज चेंज इन सेल्स परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय, पहले लेवरेज दिखा रहा हूँ बाद में लॉन्ग कट भी दिखाऊंगा, इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज। सो x divided by 33.333% is equals to operating leverage, that is 1.22222. So therefore percentage change in EBIT comes as how much? 7475 749 मतलब 75%, 40.75%, but decrease therefore new EBIT existing EBIT minus 40.75%. Existing EBIT was 27 minus 40.975% or 40.75%, so approximately 16 lakhs. If you try to use the long cut method also, the answer will come sale. हाँ ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सेल 50 लाख के गिरे, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बोला मेरे को? Variable cost is 0.56 20 28 lakhs वेरिएबल कॉस्ट लोगे, ये साला चलना। सो कंट्रीब्यूशन इज 22, फिक्स्ड कॉस्ट इज 6, so therefore EBIT is 16. तुमको कौन सा यूज करना है तुम्हारी मर्जी है, यू कैन यूज बोथ यहाँ पे। व्हाई? बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज वाज 1.2222, अगर 1.22346 कुछ है फिर ऐसे करो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, अब इसके लिए अनफॉर्चुनेटली हैव टू यूज लॉन्ग कट ओनली। एट व्हाट लेवल विल द EBT ऑफ द फर्म बी जीरो? EBT तुम ये यूज कर सकते हो, EBIT में चेंज निकाल के उसको यूज कर सकते हैं लेवरेज यूज करके। at what level of the EBIT, at what level will the EBT be zero? मतलब basically level of sales, EBIT, तो EBIT 4.05। ऐसा क्यों कर रहा है? नॉर्मल कर देना। एक और शॉर्टकट बताता हूँ क्या है, बट पहले नॉर्मल करो। ऐसा क्यों कर रहा है? पहले ये करके नहीं, पहले नॉन कट।
लॉन्ग कट अगर एक बार समझ गया तो बाकी का समझेगा. हाँ, शाबाश. यू वांट ईबीटी टू बी व्हाट? जीरो. अगर ये जीरो होना है तो इंटरेस्ट चेंज होगा नहीं. मतलब तुमको ईबीआईटी को लाना है 4.05. अब फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा नहीं, वो तो 6 का रहेगा. मतलब तुमको कंट्रीब्यूशन लेके आना है 10.05. इफ कंट्रीब्यूशन हैज बी 10.05, टेल मी सेल्स कितने होने चाहिए? 22. तो 22.84 अप्रोक्सीमेटली. एंड वेरिएबल कॉस्ट जरूरी नहीं है. 12.79. तो यहाँ पे 8.5 ले लो और यहाँ पे 12.80 ले लो. वेरिएबल कॉस्ट इज 12.80, सेल्स इज 22.85. मैंने ई और एफ ए पे प्रेजेंट किया है. यू कैन नॉट डू दिस इन एग्जाम. एग्जाम टू बी प्रेजेंट सेपरेटली. ई का अलग, एफ का अलग है. तो ई एंड एफ कंबाइन करके कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कर सकते. आगे उल्टा सीधा करे कुछ क्या तूने? और ईबीआईटी निकाल के क्या क्या तूने? ईबीआईटी निकालने में लेकिन क्या है मतलब इंटरेस्ट की ईबीआईटी था उसका भाई difference calculate डिफरेंस इन किया ईबीआईटी ना. 85% exact आ गया. Divided by 1.2222 and हाँ, ठीक है. जैसे as far as question number 16 is concerned, question 17 होमवर्क. हाँ चलेगा, चौथा ले लो. क्वेश्चन 17 होमवर्क. जो अपन ने क्वेश्चन 18 किया था उसका थोड़ा आसान वर्जन है. यू हैव टू यूज एंटायरली लेवरेज का कंसेप्ट. व्हाई? बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज दोनों ही राउंड फिगर्स है, डेसिमल्स नहीं है. सो यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज टू कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट्स. जो अपन ने क्वेश्चन 18 किया था ना, वैसा ही है. बस एक चीज कर लेना, यहाँ पे ई वाला रिक्वायरमेंट कैंसिल कर देना, बिकॉज सेम हो गया, दो दो बार हो गया है वो. डालूंगा ना, जो ये डाला था वही डालूंगा. कॉपी पेस्ट. Everyone please make a change to requirement E. You will instead find at what EBIT level EPS will be 0. At what EBIT level EPS will be 0. जितने वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे हुए हैं. There is a last variety remaining, which is a different concept called as break-even point, which we'll do tomorrow. Other than that, leverages में इससे ज़्यादा आएगा नहीं. Take last question, question 21 for homework. So tomorrow I have to show 5 homeworks. 3 कल के, 2 आज के. We'll touch up break-even point tomorrow. कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स पेंडिंग है, करते हैं वो. चलो, थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू टुमारो.